स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूट्रिफिकेशन, एल्गल ब्लूम एंड ऑयल स्पिल। यूट्रिफिकेशन क्या होता है? इसको हम हाइपोट्रोफिकेशन भी बोल देते हैं। ये वो कंडीशन है जब पानी के अंदर हम देखते हैं कि जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट हैं, उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है और अदर मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो हो सकते हैं। आपने बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है। वाटर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एग्रीकल्चर पोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि जो वेस्ट वाटर है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है, जिसमें हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ कर रखे हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन डिपोजिशन है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमने एयर पोल्यूशन के थ्रू भी पढ़ा था, लाइव स्टॉक्स हैं, गैसेस हैं, वहाँ से कहता है हमें ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। यूट्रिफिकेशन में आप देखते हैं कि क्या होता है कि जो मेन नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेंट है वो कहता है जब बढ़ जाता है वाटर के अंदर तो क्या होता है, जो एल्गी फाइटोप्लैंक्टन हैं वो बढ़ जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को जो है उनकी नंबर जो है इंक्रीज होने लग जाता है। एल्गी जो है वो बहुत फास्टली ग्रो करने लग जाती है और इतनी फास्ट ग्रो करने लगती है कि वो कवर कर लेती है पूरे सरफेस को, वाटर सरफेस को, जिसके कारण क्या होता है, लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है डीपर सेक्शन में और वो जो एल्गी है जो डीपर सेक्शन में वो ख़त्म होने लग जाती है। अब उनके ख़त्म होने से क्या होता है, डीके होना, जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। अब डीकम्पोजिशन जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जब कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है। ये जो ऑक्सीजन की डिप्लीशन है, इट इज़ कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। अब कहता है इफेक्ट क्या है। जो फाइटोप्लैंक्टन है हमने देखा बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और इनएडिबल है, उनको खाया नहीं जा सकता क्योंकि वो फिर हार्मफुल हो सकते हैं। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ रहे हैं तो जिलेटिनस जूप्लैंक्टन भी फास्टली ग्रो कर रहे हैं। अब इंक्रीज बायोमास हो रहा है, चाहे वो एपिफिटिक है या वो बेंथिक एल्गी हैं, उनका भी बायोमास इंक्रीज हो रहा है और सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है स्पीसीज कंपोजिशन के अंदर कि बहुत सारी आप देखोगे मैक्रोफाइट्स एंड बायोमासेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मैक्रोफाइट्स जो हमारे लार्ज फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, उनका बायोमास बढ़ रहा है, ठीक है। एल्गी से अलग, एल्गी जो है उसको हम माइक्रो फाइट्स बोलते हैं, ठीक है। वाटर का टेस्ट है, कलर है, ऑर्डर सब चेंज हो जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। हाइपोक्सिया कंडीशन, जिसमें हमने देखा कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो बहुत कम हो जाता है कि वो सपोर्ट नहीं कर सकता उस वाटर सोर्स के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल के एग्जिस्टेंस को वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। अब कहते हैं बहुत सारी ऐसी भी फिशेस हैं जो हमारी डिज़ायरेबल हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब ऑक्सीजन की लेवल जो है वो लगातार डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, ये फ़िश भी मर जाती हैं। पॉपुलेशन ऑफ शेल फिशेस, जितनी भी हार्वेस्टेबल फिशेस होती हैं, उनके सबके नंबर जो है वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं। अब डिक्लाइन एंड लॉस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब देखेंगे इस कंडीशन में हमने देखा बहुत सारे जो एनिमल हैं, फिशेस मेनली जो मैराइन वाटर के अंदर या जो हमारे वाटर सोर्स के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ डिके हो जाती है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही लॉस होता है। अब कहता है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो कंट्रोल देखिए, कोई भी वाटर चैनल है, वाटर सोर्स है, वाटर बॉडी है, उसके चारों तरफ प्लांटेशन लगाएं। वेजिटेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा इरोजन को कम करेगी और जो न्यूट्रिएंट वाटर के अंदर आ रहे हैं उनको वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है।
हमें कहता है जो फर्टिलाइज़र का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइमिंग और उसका अमाउंट जो है वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें अपने सीज़न के हिसाब से, हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से कि कैसा ब्रीडिंग सीज़न है, उस समय इस तरह की कंडीशन जो है हमारी वाटर बॉडी में ना आए, तो हमें इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें रन ऑफ जो हमारे फीड लॉट्स हैं, हमारे जो चारागाह जहाँ पर हम चारा डालते हैं, या हमारा जो अदर फीड लॉट्स है, उनके वहाँ से रन ऑफ को कंट्रोल करना है, रोकना है। हमने उन्हें पहले ट्रीट करना है। हमें कहता है बेस्ट जो है, सबसे ईजी और मोस्ट एफिशिएंट, देखो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है और मोस्ट एफिशिएंट है कि हमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट को रोकना है। अगर हम उसको नेचुरल वाटर सिस्टम के अंदर रोकने से बचा सकते हैं, तो हम उनको, मतलब कि हम न्यूट्रिएंट को वाटर के अंदर नहीं पहुंचने दें। उससे पहले ही उसको, चाहे हम प्लांटेशन के द्वारा रोकें, चाहे हम उसको ट्रीटमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन उसको हमें नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज होने से रोकना है। एल्गी फिल्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, जैसे सुपरफिशियल हमें वाटर के ऊपर एल्गी दिखाई दे रखी है तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक रेडिएशन का हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को कंट्रोल करती है। बहुत सारे अल्ट्रासोनिक डिवाइस जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे फिशेस जो है उनकी डेथ होने लग जाती है और वो फ्लोट करने लग जाती हैं सरफेस के ऊपर। फिर कहते हैं बहुत सारे फिजियोकेमिकल मेथड्स जो हैं हमें वो भी अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे हम न्यूट्रिएंट को रिमूव कर सकें। जैसे कि उसने कहा है कि सूटेबल है, फिजिबल भी है और इफ़ेक्टिव मेथड भी है कि हम प्रेसिपिटेट करें केमिकल्स को, जो कि फॉस्फोरस कंटेंट जहाँ पर है, जिसमें हम लाइम, आयरन और सोडियम एल्यूमिनेट का यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रेसिपिटेंट। नाइट्रोजन को हम नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रो डायलिसिस के द्वारा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा या आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा भी हम जो है न्यूट्रिएंट को डिस्चार्ज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट है, सोडियम आर्सेनेट है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एल्गी को किल कर सकती है, या जो रूटेड प्लांट्स है, प्लांटलेट जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको ख़त्म कर सकती हैं। सेडिमेंट की रिमूवल है, हम कहता है जितने भी हमें पता है सेडिमेंट है, लार्ज कंसंट्रेशन में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं। हम कहते हैं वो नेचुरल जो इंटरनल न्यूट्रिएंट सोर्स बनाते हैं उसको रिमूव करना है। हमने फास्फोरस और नाइट्रोजन की रिमूवल के बारे में सोचना है। फिर आता है एल्गल ब्लूम। देखो यूट्रिफिकेशन क्या है? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम है कि एल्गी ग्रो कर रही है अगर उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं अपने फीडिंग में। अब एल्गी जब बेटर ग्रो कर पाती है न्यूट्रिएंट कंडीशन में, जब फॉस्फोरस नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिजल्ट इन उसकी ग्रोथ जो है वो एक्सप्लोसिव हो जाती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एल्गी हमारे पास दो तरह की है, माइक्रोस्कोपिक है और मैक्रोस्कोपिक है। अब अ ब्लूम कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट फॉर्म, और उसी हिसाब से हमारे पास जो एल्गल ब्लूम भी है वो हम डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं। फॉर्म और है ग्रीन टाइड। तो पहले हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम की बात करते हैं, जिसको हम ग्रीन टाइड ब्लूम भी बोल सकते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, और ये कहता है साइनोबैक्टीरिया के कारण होती है, और ये फ्रेश वाटर लेक और रिवर के अंदर या हमें ईस्चुरीज के अंदर जो है वो दिखाई देती है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? बहुत हजार्डस टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये कहता है ब्राइट कलर के होते हैं और लुकिंग लाइक अ फ्लोटिंग पेंट, जैसे पेंट बिखरा हुआ होता है इस तरह के ग्रीन कलर के ये दिखाई देते हैं। साइनोबैक्टीरियल ब्लूम जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। फिर है रेड टाइड ब्लूम्स। ये कहता है डायटम्स और डाइनोफ्लाजिलेट के कारण होती है। ये कहता है मैराइन एनवायरनमेंट के मिलते हैं, जैसे ओशन में, कोस्ट लाइन में, बेस में, और ये एल्गी ब्लूम जो होती हैं रेड टाइड बनाती हैं। इनका जो कलर जो होता है वो रेड होता है, और ये कहता है नेचुरल होते हैं।
जैसे हमने देखा एल्गल ब्लूम हम देख रहे हैं कि जहाँ न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं वहीं पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो रेड टाइड जो होती हैं, ब्लूम जो होती हैं, वो नेचुरल होती हैं और उनका कलर जो है वेरी कर जाता है ब्राउन टू रेड कलर। और ये कहता है वार्म वाटर के अंदर सलाइन निटी और न्यूट्रिएंट जो कि एक पर्टिकुलर लेवल तक होती है, वो इनको ग्रो करने में स्टिमुलेट करती हैं। एल्गल ब्लूम जो होती है विच डिस्टर्ब द वाटर क्वालिटी, हमने देखा पानी की क्वालिटी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो चेंज कर देती है। अब क्योंकि एल्गी जब ग्रो कर जाती है तो वो लाइट की पेनिट्रेशन है वो रुक जाती है, ठीक है, दे डिकम्पो, और वो एल्गी मरने लग जाती है। जो मरने लग गई तो उनको डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया होने लग जाता है। बैक्टीरिया जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो ऑक्सीजन की वो उनको रिक्वायरमेंट रहती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। और जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है, तो एनोक्सिया या हाइपोक्सिया कंडीशन एग्जिस्ट करती है। अब ये कहता है ये जब कंडीशन आ जाती है एनोक्सिक या हाइपोक्सिया, तो ये कहता है जो अदर प्लांट्स और एनिमल हैं उनको सफोकेट कर देती है। अब वो सफोकेट, उसको डेड जोन बोलते हैं, जहाँ पर लाइफ को एग्जिस्ट नहीं की जा सकती, यानी कि वहाँ जो ऑक्सीजन की लेवल कम है जो सपोर्ट कर रही थी लाइफ को, अब वो कम हो गई, तो वहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम डेड जोन बोल देते हैं। और ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो होती हैं ये न्यूरोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करती हैं, ये वाइल्ड लाइफ को भी इफेक्ट करती हैं, चाहे वो व्हेल है चाहे टू सी टर्टल है। फिर आता है बायोमैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये सब एक हैं लेकिन इनको हम डिफरेंट नेम से जो है वो पहचानते हैं। अब ये होता क्या है, ये कहता है कि जब किसी भी टॉक्सिन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, वो कहाँ बढ़ती है, इन द टिश्यू ऑफ द टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म टू सक्सेसिवली हायर लेवल इन ए फूड चेन। अब कहता है पानी के अंदर मान लो जो हमारा पेस्टिसाइड था वो 1% था, अब वो प्रोड्यूसर ने पानी के साथ ले लिया तो वो उसकी जो कंसंट्रेशन है, मैग्निफिकेशन है, वो 1000 टाइम बढ़ गई। अब उसके बाद जू प्लैंकटन ने जो प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोड्यूसर को खाया तो वो फर्दर जो है वो 10,000 टाइम बढ़ गई। तो ये मैग्निफिकेशन जो है हर एक लेवल के फूड चेन में इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। और ये जो इंक्रीज होना है इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, कि हमारी जो टॉक्सिक कंटेंट है उसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है थ्रू ए फूड चेन, लिविंग फूड चेन। और इस प्रोसेस में कहता है हैवी मेटल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो कि कहता है हम लेक के अंदर, रिवर के अंदर या ओशन के अंदर मूव कर देते हैं और वहाँ से ये फूड चेन के द्वारा प्रोग्रेसिवली हाई ग्रेटर कंसंट्रेशन में जो है वो चेन के थ्रू जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में दिखाई देती है। फिर है ऑयल स्पिल, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओशन के अंदर, सी के अंदर, जहाँ पर ऑयल जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑयल स्पिल जो है वो कहता है कि जो लिक्विड पेट्रोलियम है उसके अंदर कहता है ऑयल स्पिल जो है रिलीज हो जाता है सरफेस के ऊपर, पानी जो है वो ऑयल गिर गया एनवायरनमेंट में, वो कहता है हाइड्रोकार्बन ऑन लैंड ऑन वाटर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो है अगर लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जो है इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, चाहे वो लैंड है चाहे वो वाटर है, उसको हम ऑयल स्पिल का नाम दे देते हैं। ऑयल स्पिल जो है सबसे लार्जेस्ट ऑयल स्पिल जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो कि यूएस में है वहाँ पर देखने को मिलता है। ये कहता है इनको ऑयल स्पिल को हम ऑयल स्लिक बोलते हैं, जब वो कहता है फ्लोट करती है ऑन द टॉप ऑफ वाटर और एक लेयर, थिन लेयर जो है वो बना लेती है ऑन द वाटर सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं ऑयल स्लिक। अब यही ऑयल स्लिक कहता है जब धीरे धीरे थिन होती चली जाती है और स्प्रेड होती जाती है, और वो कहता है बिल्कुल
थिन लेयर जिसको हम शीन बोल देते हैं, और उसमें से कहता है जब लाइट गिरती है तो एक रेनबो जैसी हमें वो दिखाई देती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया हो। अब कहते हैं इसके कारण क्या है, किन कारणों से जो है ऑयल स्पिल हो रहा है। तो ये कहता है बहुत नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। अब कहते हैं मैन मेड में देखो एक्सीडेंटल स्पिल्स हो सकते हैं कि स्टोरेज के टाइम पर जब ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड या अबव ग्राउंड, तो वो क्या होते हैं, वो कंटेनर कुछ समय के बाद लीक होने लग जाते हैं। आपने एक पेट्रोल पंप देखा होगा, उस पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा कि जो टैंक होते हैं जिनमें ऑयल को स्टोर किया जाता है वो अंडरग्राउंड होते हैं। यहाँ पर हम तो देख रहे हैं कि एक लैंड एरिया है, लेकिन सी एरिया के अंदर भी जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो निकाले जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की स्टोरेज होती है और वो धीरे धीरे कहता है कुछ समय के बाद वो लीक होने लग जाते हैं। हैंडलिंग कहता है हैंडलिंग में भी दिक्कत हो सकती है। कई बार हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी ऑपरेशन से और वेरियस यूज़ के लिए, तो उसमें कहता है कि जो वर्कर है एम्प्लॉई हैं उनकी कहता है मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक या केयरलेसनेस, जिसके कारण कहता है ऑयल स्पिल हो सकता है। ऑफ शोर ड्रिलिंग कि ड्रिल करके हम ऑयल को निकाल रहे हैं उस समय भी कहता है ऑयल स्पिलिंग हो सकती है। रूटीन मेंटेनेंस कहता है जो शिप्स हैं उनकी जब हम मेंटेनेंस करते हैं या जो भी हमारा नेविगेबल वाटर के ऊपर जो है वो एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स है, आपने देखा होगा बहुत से रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स होती हैं वाटर के अंदर जो खेली जाती हैं, जैसे वाटर व्हीकल हैं, मोटर बोट्स हैं, जेट स्काई लीक्स हैं, ये सब भी कहता है ऑयल स्पिल को कोज करते हैं। इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिलिंग में, हम जब हम वाटर को ऑयल को जब हम निकाल रहे हैं तो उस समय भी कहता है इक्विपमेंट में भी ब्रेकिंग डाउन हो सकता है। डेलिब्रेट एक्ट बाय टेररिस्ट, जो टेररिस्ट होते हैं वो भी कहता है ऑयल स्पिल जो है वो कोज कर देते हैं कि ऑयल डाल दिया और फिर उसके ऊपर जो है वो फायर लगा देते हैं किसी भी जो हमारी बड़े बड़े ऑयल जो टैंकर्स हैं उनको हाईजैक करने के लिए। कंट्री एट वॉर, जब देशों में लड़ाई होती है तो वो भी एक पॉइंट ढूंढते हैं कि ये जो है इनका बहुत रिचेस्ट सोर्स है, इकोनॉमिक इनकी बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट से, तो इसको जो है वो ख़त्म किया जाए और इजीली जो है हम इसको डैमेज कर सकते हैं। इलीगल डंपर्स हैं, कई बार क्या होता है बहुत सारा जो वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करना होता है और वो डिस्चार्ज प्रॉपरली ना करके वो क्या करते हैं कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो वो इलीगल जो है डंपर जो है वो भी ऑयल स्पिल को कॉज करते हैं। इसके अलावा कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर हो सकते हैं, जैसे हरिकेन्स हैं जिसके कारण कहता है ऑयल जो है वो स्पिल कर जाता है। इफ़ेक्ट आप देखेंगे तो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है प्लांट्स और एनिमल के अंदर दिखाई देते हैं, डायरेक्ट ऑयल से भी और कहता है इनडायरेक्ट से भी, कि हम इनडायरेक्ट वे से ऑयल या ऑयल के प्रोडक्ट को से इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। जैसे हमने इन्हेलेशन ऑफ वेपर, ठीक है, टचिंग ऑफ ऑयल स्लीक, कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड सी फूड, ठीक है, वो किसी ना किसी ढंग से वो ऑयल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब कहता है ये बहुत न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कोज कर सकते हैं, माइग्रेन है, हेडेक है और बहुत सारे टॉक्सिक इफ़ेक्ट जो है जिनको हम ट्रीट तक नहीं कर सकते, ऐसे इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। आई इरिटेशन है, नोज़ के अंदर इरिटेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वेपर जो है ऑयल के वेपर चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ फिर हमारी जो एल्वियोलाई हैं उनको इफ़ेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डायरेक्ट इफ़ेक्ट देखेंगे कि ऑयल स्पिल जो है वो वाटर क्वालिटी को हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। अब कहते हैं केमिकल जो क्रूड ऑयल के अंदर है, जैसे हाइड्रोकार्बन है, that contain toxic chemicals such as benzene, toluene, polyaromatic hydrocarbon, oxygenated polycyclic aromatic hydrocarbon, ये सब जो हैं ये क्या करते हैं ऑयल के जो इंग्रेडिएंट हैं वो कहता है वाटर क्वालिटी को
अफेक्ट करते हैं। साल्ट टॉलरेंट ट्री है, शर्ब्स हैं, जो कहता है ओशन के आसपास हैं, जो क्या करते हैं सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और कि सॉल्ट बैलेंस के लिए हेल्पफुल रहते हैं। वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं सॉल्टी वाटर में। अब कहते हैं वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, जो सी बर्ड्स हैं, क्रैब्स हैं, ऑयस्टर हैं, ठीक है। अब कहते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम है वो स्टेबलाइज एंड सेडिमेंट प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका जो रूट सिस्टम है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेडिमेंट को, सॉइल इरोजन को रोक रहा है। इसके अलावा कहता है ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं, ठीक है, लेंटिकल्स, और वो कहता है एरियल जो रूट्स होती हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेती हैं। अब ये जब इनके जो एरियल रूट हैं उनमें जो छोटे छोटे पोर्स हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे थे, वो क्या होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू ऑयल। अब ब्लॉक हो गए तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो हमारे सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज हैं, शर्ब्स हैं, ये इनकी डेथ होने लग जाती है, ख़त्म होने लग जाते हैं। अब ये ख़त्म होने से हमारे इसके साथ जुड़ी हुई बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा देखो ऑयल जो है वो कहता है प्लूमेज होते हैं बर्ड्स के, है ना, फर्स ऑफ मैमल्स जैसे सीटर्स हैं, सील्स हैं, उनके प्लूमेज में एंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या हो गया, उनकी इंसुलेटिंग एबिलिटी, जो इंसुलेशन का काम कर रही थी वो ख़त्म हो गई। अब वो क्या हुआ, इंसुलेटिंग एबिलिटी रिड्यूस हो गई। अब वो कहता है अगर टेम्परेचर में ज़रा सा भी कोई चेंज आ जाता है, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा सकते। अब वो टॉलरेट नहीं कर पाते, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया कंडीशन, जब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो जो है वो तैर नहीं सकते, सरफेस के ऊपर नहीं आ सकते, अपने आप को वाटर के अंदर जो है वो रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके कहता है जो विंग्स हैं उनमें अगर ऑयल लग जाता है तो इतने हैवी हो जाते हैं, दे कांट फ्लो। अब वो उड़ नहीं सकेंगे तो क्या होगा, अब वो फ्लाई नहीं कर सक रहे हैं तो क्या होगा, वो उनकी पोस्ट वो अपने जो है उनकी एनर्जी डंप हो गई, वो वहीं पर ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे फिशेज़ हैं, बहुत सारी फिशेज़ हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं ऑयल स्पिल के कारण। अब कहता है फाइब्रस प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रासेस हैं, वो कहता है ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, अफेक्ट द फ्रेजाइल अंडर वाटर इकोसिस्टम को अफेक्ट करती हैं, किलिंग एंड कंटेमिनेटिंग मैनी फिशेस, स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट एसेंशियली लिंक इन ग्लोबल फूड चेन, क्योंकि जहाँ पर फूड चेन है वहाँ पर एक की पॉपुलेशन जो है दूसरे लेवल की पॉपुलेशन को हाईली इफेक्ट करती हैं। कंट्रोल कैसे किया जाए, बहुत सारे मेथड्स हैं क्लीनिंग अप के, कंट्रोल करने के। उसमें सबसे पहला मेथड आता है हम बायो रेमिडिएशन, हम लिविंग बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करके हम ऑयल को रिमूव करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ऑयल को या तो ब्रेक डाउन कर देते हैं या उनको रिमूव कर देते हैं, जैसे एल्केनी, वोरेक्स बैक्टीरिया, मिथाइलोसिला सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है। देयर आर 3 काइंड ऑफ ऑयल कंज्यूमिंग बैक्टीरिया। सरफेस जो हमें ऑयल को कंज्यूम करते हैं, इस तरह के 3 तरह के बैक्टीरिया जो हैं, एक है सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनारोबिक हैं, यानी कि ये एनारोबिक कंडीशन में वर्क करते हैं, काम इनका ऑयल को कंज्यूम करना है। फिर आते हैं जर्नल एरोबिक बैक्टीरिया जो कि एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन यानी कि सरफेस के ऊपर वर्क करते हैं। अब ये बैक्टीरिया कहता है नेचुरली भी रहते हैं और ये कहता है इकोसिस्टम में जो ऑयल है उसको रिमूव करते रहते हैं, और उनका बायोमास जो है वो टेंड टू रिप्लेस अदर पॉपुलेशन इन द फूड चेन। अब कहता है एक होते हैं बूम्स, जैसे घर में हम झाड़ू लगाते हैं ना, ऐसे ही कहता है जो
कंटेनमेंट्स बूम्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। वो क्या करते हैं, जो ऑयल बिखरा हुआ है उसको एक ऑयल की जो स्प्रेडिंग है उसको कम कर देते हैं, जिसके कारण जो पॉल्यूटिंग शोर लाइन है वो कम हो जाती हैं। ठीक है, अदर सोर्सेज हैं उनको वो जो है पोल्यूट नहीं कर पाते हैं। और ये कहता है जब हम इनको कंसंट्रेट करते हैं तो ये हमने क्या बताया, शीन बन जाती हैं, ऑयल स्लिक्स बन जाती हैं, और इनको क्या कर देता है, वो इकट्ठा करके एक थिक सरफेस लेयर बना देता है जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप देखेंगे ये ऑयल को इकट्ठा करके यहाँ पर ऑयल जो है वो एक थिक लेयर में हो गया और जिसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। बूम्स कहता है ये डाइवर्ट भी कर सकते हैं, डाइवर्ट एंड चैनल ऑयल स्लिक्स। अब बहुत सारी लेयर जो हमें दिखाई दे रही है उनको वो इकट्ठा करते हुए वो एक ऐसी डिज़ायरेबल जो हमारी पाथ है वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर इनका रिमूवल जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, दूसरे होते हैं स्कीमर्स। ये कहता है बोट जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्किम, जो स्पिल्ड ऑयल है उसको स्किम कर लेती हैं फ्रॉम वाटर सरफेस पे। इसके लिए कहता है एक बहुत जो मस्ट रिक्वायरमेंट है वो है वाटर जो है वो काम होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, किसी तरह की वहाँ पर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो है मान लो विंड बहुत स्पीड फ्लो कर रही है तो वो क्या करेगा, वो स्किमिंग प्रोसेस को नहीं होने देगा, वो फैला देगा ऑयल को। ठीक है, फिर आते हैं सॉलिडिफाइंग सॉर्बेंट। बहुत सारे सॉर्बेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे पीट मोसेस हैं, वर्मिकुलेट सॉलिडिफायर्स हैं, जो कहता है बहुत टाइनी छोटे छोटे फ्लोटिंग डाई आइस पैलेट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स हैं। इनका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एड्जॉर्ब कर लेते हैं ऑयल को। ठीक है, दे क्लीन अप ऑयल स्पिल बाय चेंजिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सॉर्बेंट है, ये क्यूब से हैं, इनको सरफेस के ऊपर डाल दिया जाता है और ये क्या करते हैं, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आप देखेंगे वाटर जो है वो क्लीन हो गया है और ये हमारे ऑयल जो एब्जॉर्ब्ड सॉर्बेंट जो हैं इनको हम इजीली जो है वो रिमूव कर लेते हैं। तो ये जो क्लीन करते हैं ऑयल स्पिल को बाय चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, या हम कह सकते हैं उसको सेमी सॉलिड या रबर लाइक मटेरियल, जो कहता है फ्लोट हो जाता है वाटर के ऊपर और उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब कहते हैं ये जो सॉल्वेंट होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, और इनको हम जैसे ही सॉलिडिफाई हुए इनको रिमूव कर लिया और ये लीच भी नहीं करते और नॉन टॉक्सिक होते हैं। अगर मान लो कोई एक्वेटिक एनिमल है वो इसको खा लेता है तो उसको वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं डालते। और ये कहता है जो वेपर हार्मफुल वेपर हैं उनको भी सप्रेस कर देते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, ज़ाइलिन, नेप्था के कारण जो है ओरिजिनेट होते हैं। रिएक्शन टाइम जो है कि कितने एफिशिएंट ये वर्क करें वो डिपेंड करता है कि उसका सरफेस एरिया कितना है, पॉलीमर का साइज़ कितना है, ड्राई पैलेट जो है वो किस साइज़ के हैं, वो डिपेंड करता है कि विस्कोसिटी और थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर क्या है। ऑयल पतली है तो हम जो है वो जिनका सरफेस एरिया कम या छोटे साइज़ के जो हैं एब्जॉर्बेंट यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि थिक है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो हम थोड़े बड़े जो हैं वो पैलेट यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम है या सेंट्रीफ्यूज है, कहता है वैक्यूम के द्वारा क्या करता है ऑयल को सक कर लिया जाता है और फिर उस वाटर ऑयल के मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाता है, उसको रिमूव कर देते हैं और वाटर को वापस जो है सी के अंदर डाल दिया जाता है। इसके अलावा कहता है ऑयल वैक्यूम ट्रक्स भी होते हैं। ठीक है, जो कहता है बीच के ऊपर या सरफेस के ऊपर जो है ऑयल बिखरा हुआ है उसको जो है वो सक कर लेते हैं। फिर कहता है कुछ केमिकल डिस्पर्सेंट्स आते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जो कहता है ऑयल को उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एप्लीकेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, कोई भी एयरक्राफ्ट के द्वारा या सरफेस से जो है वो डिस्पर्सेंट डाल दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं उस ऑयल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब सरफेस के ऊपर ऑयल नहीं रहता, ऑयल जो है वो
ब्रेक डाउन होकर नीचे की तरह के वाटर कॉलम बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, इन डिस्पर्सन के साथ कॉलोनीज बना लेते हैं और वो बैक्टीरिया जो है इनको डिग्रेड कर देते हैं। और ये डिग्रेड होने से कहता है इनको जो फर्दर हमारे प्रोटोजोन्स हैं और अदर जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो इनको अपना ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये हमारे डिस्पर्सेंट जो है वो सरफेस की जो ऑयल की लेयर है उसको तोड़कर डिग्रेड कर देते हैं। अब कहता है बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस भी रहते हैं, जैसे फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो क्या करते हैं ऑयल को जो है उसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्ट्स हैं उनमें तोड़ देता है और वो या तो इवेपरेट हो जाते हैं या वो फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं, या हमने देखा ये जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन जो है वो हो जाता है। इसके अलावा कहता है हम सरफेस ऑयल पे जो गिरा हुआ है उसको जो है वो बर्न कर दें, आग लगा दें, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे से होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी कॉज करता है। और दूसरा यहाँ पर प्रिवेंटिव मेज़र क्या है कि उस समय हवा जो है वो तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो तेज़ होगी तो क्या होगा, आग को फैला देगी, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है वो हो सकता है। जो इन सिटू बर्निंग है वो मेथड है बर्निंग फ्रेशली स्पिल्ड ऑयल, जब वो सिर्फ फ्लोट कर रहा होता है उसी समय उसको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर अब बीच, अब क्योंकि जो ऑयल जो है वो निकाला गया है उसको वाटर से लैंड एरिया में लाया गया है तो कहीं ना कहीं बीच के ऊपर भी स्पिनिंग हो जाती है, तो उसको भी वहाँ से क्लीन अप करना पड़ता है। तो शोवल्स हैं, रोड इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। जो कहता है ऑयल गिरे हुए बीचेस के ऊपर से सैंड ग्रेवल्स उनको उठाते हैं और उनको क्लीन करके वापस जो है एक थ्रू द एक्शन ऑफ वेव उनको वापस डाल दिया जाता है। बीच रैकिंग, इसमें क्या होता है कि जो ऑयल गिरा हुआ है उसके ऊपर जो एक लेयर बना ली जाती है, वो ऑयल को कोएगुलेट कर देती हैं, ठीक है, और उसको बीच से उठाकर बाय मशीनरी द्वारा उसको वहाँ से मशीन्स के यूज़ के द्वारा उसको उठा लिया जाता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर होजेस के द्वारा हम बीचेस को वॉश आउट कर देते हैं।